Hello students and welcome to my channel for the love of chemistry. This is the first video of the atomic series. So atomic series में हम atomic structure के related जो भी concepts है उनको focus करेंगे और उसके ऊपर based questions discuss करने वाले हैं. So what we are actually going to do is we are going to do selective questions from this particular chapter so you can revise the entire chapter confidently. So first वीडियो में अपन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक का कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं. मतलब उसमें आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आएगी, उसके बाद में द इनिशियल डिस्कवरीज ऑफ एटम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक का पार्ट आएगा. सो अपना एजेंडा यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा. सो नाउ लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन इज naturally occurring boron consists of two isotopes with atomic weights 10.01 and 11.01. तो ये आपको दिया हुआ डेटा है. आपको नेचुरल बोरॉन जो है उसके दो आइसोटोप्स के बारे में बताया है, एक है 10.1 और 11.1 और एक्चुअल उसका मास जो दिया है एटॉमिक मास वो 10.81 है. अगर आप देखोगे ये 10.1 एक आइसोटोप है, दूसरा 11.01 है. So इनके लिए हमारा एक आइडिया होता है कि we should take the average, but the question is about relative abundance. ये क्वेश्चन कौन सा है? The question is about relative abundance. तो अगर ये क्वेश्चन relative abundance का है तो हमें इसमें पूछा क्या है? तो उन्होंने आपसे each आइसोटोप का परसेंटेज मास क्या होगा ये आपसे पूछा है. सो अभी रिलेटिव अबंडेंस के केस में हम ये कह सकते हैं कि भले 10.01 है और 11.01 है, बट दोनों में से अगर आपकी वैल्यू 10.81 है मतलब इट इज मोर क्लोजर टू 11 आइसोटोप. इसका मतलब नेचर में या नेचुरली जो 11 आइसोटोप है वो ज्यादा अमाउंट में रहेगा कंपेयर टू 10 आइसोटोप. ठीक है. सो व्हाट आई विल से, लेट x बी अमाउंट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ B10. सो अगर ये x अमाउंट इसका टोटल अमाउंट कितना रहेगा परसेंटेज में आपको एक्सप्रेस करना है तो आई टेक इट एज 100. सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ B11 कितना रहेगा फिर 100 माइनस x रहेगा. सो अभी आपको यहाँ पे इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. सो देयरफॉर फाइनली क्या आएगा 10.81 इज इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 100 माइनस x इंटू ओके ये 100 माइनस x इंटू 11.01 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, क्योंकि टोटल आपका क्या आएगा x1 प्लस x2 आएगा. सो मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू, सो आई नीड टू स्पेसिफिकली राइट 10.01 ताकि ये आपका एक पर्टिकुलर आइसोटोप का मास आएगा. ये दूसरे आइसोटोप का मास है 11.01, उसका अमाउंट कितना है 100 माइनस x है, इसका अमाउंट कितना है x है. सो यहाँ पे आपको इसे x के लिए सॉल्व करना है. सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x you will get the correct answer for this. Okay, तो x के लिए अपने को इसे सॉल्व करना है. तो x के लिए सॉल्व करते वक्त I can write 1081 is equal to 10.1x plus 1101 minus 11.01x. So this is 1x plus 1101 1081. So x is equal to, यहाँ पे ये -1x है तो x इज इक्वल टू 1101 माइनस 1081. सो ये रहता है. सो इसका आंसर आता है 20. सो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यहाँ पे जो x है दैट इज बोरॉन 10. सो बोरॉन 10 आइसोटोप जो है वो 20% आ गया और बोरॉन 11 आइसोटोप इज 100 माइनस 20 दैट इज 80%. सो ये दोनों चीजें आपसे पूछी थी, आपने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिलेटिव अबंडेंस. रिलेटिव अबंडेंस मतलब a substance can exist in multiple forms but one of its isotope will be present in larger concentration. तो उसके टाइप के क्वेश्चन या उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं तो ये हमने डिस्कस किया है. आई होप ये बात आपको समझ में आई है. दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड. We'll now move to the next question. Okay, then we come to the second question. The second question is, what is the difference in the mass number if the number of neutrons is halved
and the number of electrons is doubled in oxygen 860. तो आपके पास पहले एटम कौन सा दिया है, ऑक्सीजन दिया है, उसका एटॉमिक मास 16 है. सो ये एक आइसोटोप है उसका. इस आइसोटोप में हम कह सकते हैं 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स की वजह से टोटल मास इसका 16 है. हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक मास में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता. एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है. अब हमने क्या किया है, न्यूट्रॉन्स को हाफ किया और इलेक्ट्रॉन्स को डबल किया. तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को डबल करके कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई असर दिखने वाला है क्या, नहीं. तो जो भी कंट्रीब्यूशन है वो न्यूट्रॉन्स का है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर इनिशियल कंडीशन एंड देन द फाइनल कंडीशन वुड बी the number of protons remain the same, so p is not changed. And what will happen, आपके न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए. so this is going to become 12. so जो मास आपका 16 था वो आपका 12 हुआ है. तो आप देखिए डिक्रीज कितने से आ गया. अगर 100% रिप्रेजेंट 16, so this would be 75%. so 100 से 75 होना मतलब the decrease is of 25%. So I write it 25% decrease. ये रहेगा आपका आंसर A. So I hope ये आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा. ठीक है. Okay, now we come to the third question. The third question is two nuclides. So two nuclides मतलब two atoms या two nuclei A and B are isoneutronic. इसका मतलब है they have same number of neutrons. So these are isoneutronic. एंड दूसरी बात क्या है, इनके मास नंबर्स दिए है 76 एंड 77. सो आई कैन से दैट रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब ए का मास आपका 76 है, बी का मास आपका 77 है. बी सो ए का एटॉमिक मास आपको दिया है, दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. सो लेट अस कंसीडर फॉर ए. सो इफ आई से फॉर ए द एटॉमिक मास दैट इज 76 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आएगा. सो अभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर 32 है, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 32 है. सो देयरफॉर 76 माइनस 32 ये रहेगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे. नाउ दिस इज गोइंग टू बी फॉर ए, बट सिंस ए एंड बी दोनों भी कैसे है, आइसोन्यूट्रॉनिक है, मतलब जितने न्यूट्रॉन्स ए में रहेंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स आपके बी में रहेंगे. सो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करूं तो दिस कम्स टू बी 44. सो फॉर बी I can write 77 is equal to P plus N. So that is P plus 44. So therefore P is equal to 33. ये रहेगा आपका आंसर, जो कि होता है एटॉमिक नंबर ऑफ what? B. I hope this is clear to you. Easy question था, बस आइसोन्यूट्रॉनिक. तो यहाँ पे ये इसलिए मैंने डिस्कस किया ताकि अपने को थोड़ा सा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये समझ में आ जाए, इसके बारे में रिवीजन हो जाए. क्योंकि हम जानते हैं आइसोटोन्स आर स्पीसीज व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसोबार्स में क्या रहता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है. आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग होता है. ठीक है. सो ये सारी स्पीसीज अपनी यहाँ पे डिस्कशन में भी आ जाती है और क्वेश्चन के रिलेटेड डिस्कस भी हो जाता है. ठीक है. सो नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन इज a certain metal was irradiated with light of frequency 4 into 10 raised to 16 per second. तो एक मेटल है, उसके ऊपर आपने लाइट इम्पार्ट की है और उस लाइट का फ्रीक्वेंसी है 4 into 10 raised to 16 per second. ओके. The photoelectrons are emitted, मतलब ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आप जानते हो कि एक एक्टिव मेटल के सरफेस पे अगर लाइट गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है. इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटोइलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. उन फोटोइलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा गया है कि they had 3 times the kinetic energy as the kinetic energy of photoelectrons emitted when the metal was irradiated with light of frequency 2 into 10 raised to 16. केस क्या है समझ लीजिए. यहाँ पे जब लाइट का फ्रीक्वेंसी 2 into 10 raised to 16 था तो मान लीजिए इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हुए थे उनकी काइनेटिक एनर्जी थी x. तो
अभी जो आपका लाइट गिरा है 4 into 10 raised to 16 फ्रीक्वेंसी का, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 times of x है. So I can say that when the frequency was 2 into 10 raised to 16, the kinetic energy would be x. And when the frequency is now 4 into 10 raised to 16, the kinetic energy will be 3 times of x. क्योंकि उन्होंने वही कहा है कि the photoelectrons had 3 times the kinetic energy as that emitted when it was irradiated with 2 into 10 raised to 16 frequency का light. So now you have to find critical frequency, threshold frequency. ये दूसरा वर्ड होता है इसके लिए. तो आप जानते हो कोई भी केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम क्या कहते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हम लिखते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि टोटल एनर्जी इज एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट प्लस के ई. सो के ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. ये हम कह सकते हैं. नाउ वी हैव दिस एज केस 1, दिस एज केस 2. ये दोनों केसेस को हमें ध्यान में रखते हुए इसको यूज करना है. सो फिर मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे ke2 बराबर है क्या ke2 अपॉन ke1 दैट इज 3x अपॉन x बराबर है इज इक्वल टू h इंटू, अब इसके रिलेटेड न्यू कितना आएगा यहाँ पे न्यू 2 आएगा. सो 4 into 10 raised to 16 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय h इंटू 2 into 10 raised to 16 माइनस न्यू नॉट बराबर है. सो आगे हम क्या करेंगे 3x से 3 इज इक्वल टू क्या आता है 4 into 10 raised to 16 माइनस न्यू नॉट अपॉन 2 into 10 raised to 16 माइनस न्यू नॉट. तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करते वक्त ये कितना आएगा 3 into 2 ये आएगा 6 into 10 raised to 16 माइनस 3 न्यू नॉट इज इक्वल टू 4 into 10 raised to 16 माइनस न्यू नॉट. सो ये 3 न्यू नॉट में उधर शिफ्ट कर दूंगा, ये इधर आ जाएगा. सो ये आता है 2 into 10 raised to 16 इज इक्वल टू 2 न्यू नॉट. सो देयरफॉर न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 into 10 raised to 16 पर सेकेंड. ये रहेगा आपका फाइनल आंसर. तो क्वेश्चन देखिए, हमने पहले क्या देखा, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दी थी कि जब आप इतनी फ्रीक्वेंसी का लाइट बम्बार्ड करते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी x है. और जब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फ्रीक्वेंसी उनकी काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी 3 times ऑफ दैट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट आप फाइंड कीजिए. तो ये इक्वेशन हमने यूज किया है, ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. So nu naught was the threshold frequency or critical frequency, and we find it using these steps. So I hope this is clear to you. All right. So now we can then move to question number 5. So now we come to question number 5. Question number 5 में एक equation दिया है, oxygen gas O2 is dissociating या breaking down into oxygen and O star. So ये O star मतलब high energy एटम है या फिर एक्साइटेड स्टेट में एटम है. सो जब आपका ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट हो रहा है तो उससे आपके दो एटम्स मिल रहे हैं, एक आपका ग्राउंड स्टेट में मिल रहा है और एक आपका एक्साइटेड स्टेट में मिल रहा है. ठीक है, ये उन्होंने डेटा में दिया है. अब आपको क्या कहा गया है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नीडेड फॉर दिस इज 17.4 नैनोमीटर. So in order to achieve this breaking, this dissociation, we are bombarding UV light या H nu. So आप उसको UV light जब bombard कर रहे हो तो उसकी frequency जो है वो 17.4 नैनोमीटर है. तो नैनोमीटर को हम obviously convert करेंगे 10 power into -9 से multiply करके मीटर में. सही है. अब वो जो एनर्जी है उसमें उन्होंने एक पार्ट और मेंशन किया है कि ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो है 3.15 into 10 raised to -19 जूल. So how much energy is needed for dissociation of 1 mole? This is per atom. Now here the question is about 1 mole of oxygen into normal atoms.
नॉर्मल एटम में डिसोसिएशन के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ये आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं। तो अभी समझ लीजिए कि अगर मैंने एनर्जी जो टोटल है वो निकालनी है इस डिसोसिएशन के करस्पॉन्डिंग, सो आप जानते हो E इज इक्वल टू hc/लैम्डा है, और क्योंकि मुझे उन्होंने वेवलेंथ दी है, जो वेवलेंथ चाहिए अपने को ये डिसोसिएशन के लिए वो दी गई है। So I am just going to substitute it here. 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। ये अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लैम्डा इज 17.4 into 10 raised to minus 9। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी वैल्यू मिल जाएगा। सो अगर एनर्जी वैल्यू यहाँ पे आप देखते हो तो 6.6 into 3, so this value 6 3 is 18 है, so this is going to be very closely related to somewhere around 19, बराबर है। so ये 6 है, 6 into 2, so ये 19 point something के आसपास आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 17.4 आएगा। तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी जो कि रहेगी टोटल, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी जब आप देते हो तो आपको नॉर्मल एटम्स ऑक्सीजन मिलते हैं और एक्साइटेड स्टेट में भी ऑक्सीजन मिलते हैं। दोनों सिचुएशन में ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं। ऑक्सीजन एटम आपको नॉर्मल सिचुएशन में मिल रहे हैं और एक्साइटेड सिचुएशन में भी मिल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सो ऑब्वियसली ये टोटल एनर्जी में से एक्साइटेड वाले पार्ट की एनर्जी अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स ऑब्टेन करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सो अगर ये चीजों को, अगर इसको आप सॉल्व करते तो इसका आंसर आपका आता है, दिस इज 11.42 into 10 raised to minus 19 जूल, ठीक है। तो ये आपको टोटल एनर्जी यहाँ पे मिल गई है। ये टोटल एनर्जी मिलने के बाद आपको एनर्जी फॉर नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस एक्साइटेशन एनर्जी, ये आएगा। सो अभी यहाँ पे आप देखिए टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, 11.42 into 10 raised to minus 19 है, माइनस एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए एनर्जी जो लगती है वो है 3.15 into 10 raised to minus 19। ऑलराइट, सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 raised to minus 19। सो ये आता है 8.27 into 10 raised to minus 19 joule। This is going to be a value for normal oxygen atoms, okay? But this is for one molecule, एक मॉलिक्यूल से नॉर्मल ऑक्सीजन एटम मिलने के लिए ये वैल्यू रहेगी। आपसे पूछा है 1 मोल के लिए, so therefore for 1 mole this value will be equal to E1, that is 8.27, क्योंकि ये वैल्यू आई है 8.27 into 10 raised to minus 19 मल्टीप्लाई बाय, क्या करोगे आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे फिर, एक मोल के लिए एवोगाड्रोस नंबर, सो 8.27 into 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 power 23। सो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूं कि ये 8.25 आप ले लीजिए और ये 6 ले लीजिए, सो 8 6 48 आएगा और 0.25 है तो समवेयर अराउंड 50 आएगा या 49.5 आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली 49.5 into 10 raised to 4 जूल पर मोल, ये आपका आंसर रहेगा। अगर आपको इसे एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने बोला है किलो जूल्स में एक्सप्रेस कीजिए, सो दिस इज गोइंग टू बी 495, अप्रोक्सीमेटली 495 किलो जूल्स पर मोल। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। Alright, so now we come to question number 6. Question number 6 is the dissociation energy of H2 is 430.53 किलोजूल पर मोल। ओके, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन एनर्जी दिया है और उसको कहा गया है कि इसको डिसोसिएट हमने इल्यूमिनेट करके किया। कैसे, तो रेडिएशन बम्बार्ड किया है। उस रेडिएशन का वेवलेंथ है 453.7 नैनोमीटर एंड द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, मतलब जो भी आपने लाइट उसमें डाला था उसमें से जो टोटल एनर्जी है उसमें से कितना एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में, ठीक है, उसमें से कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में, ये आपका क्वेश्चन है। आपको ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमें इसको अप्रोच कैसे करना है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है आपका दैट इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपने टोटल एनर्जी सप्लाई की है, वो एनर्जी यूज करके आपने पहले बॉन्ड ब्रेक किया और उसके बाद में कुछ एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। तो अभी टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? सो देयरफॉर hc by लैम्डा इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दी गई है पर मोल में। ये वैल्यूज आप पर मॉलिक्यूल में निकालोगे क्योंकि ये आपको एक मॉलिक्यूल को लगने वाली एनर्जी है। ये वेवलेंथ जो है एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो hc by लैम्डा इज इक्वल टू 430 into 53 multiplied by 10 raised to 3 divided by, क्या करूंगा मैं, पर मोल है तो यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर से इसको डिवाइड करूंगा ताकि मुझे ये एक मॉलिक्यूल के लिए मिले, प्लस यहाँ पे रह जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो अब यहाँ पे hc by लैम्डा है तो h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 253.7 into 10 raised to minus 9। नैनोमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। इज इक्वल टू ये अपना इक्वेशन आया 430.53 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to 23 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये जो टोटल वैल्यू आती है इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 6.6 है into 3 आएगा और फिर उसको डिवाइड कर रहे हो आप 253। so this is going to be a lengthy calculation, so what I'm going to do is I'm directly going to refer to the value and this value comes to be 7.83 into 10 raised to minus 19। okay, 7.83 into 10 raised to minus 19 ये इसका आंसर आता है। ठीक है। सो फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस वैल्यू दैट इज 430.53 into 10 raised to 3 divided by 6.022 into 10 raised to 23 minus 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 whole divided by 253.7 into 10 raised to minus 9। ठीक है। सो इसको आपको सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ लेंथी कैलकुलेशन, so it will consume a like large amount of time, but there is no way here आपको इसको accurately solve ही करना पड़ता है। I am directly going to take the value here 6.9 into 10 raised to minus 20 जूल। ये है इसका आंसर फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी जो काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ है। सो फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में आप एक्सप्रेस करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी into 100, so that is 6.9 into 10 raised to minus 20 divided by 7.83 into 10 raised to minus 19 multiplied by 100। अब आप इसको देखिए फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज में जो कन्वर्ट हुआ है तो 6.9 है, ये 7 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 8 है तो 7/8 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोजली जो वैल्यू आती है वो आएगी 8.86%। ओके, सो बिकॉज यहाँ पे आप देखिए 10 की पावर की टर्म है, ये -1 ऊपर रह जाएगा, इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी 8.86% इन टर्म्स ऑफ द फाइनल आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। इस क्वेश्चन में हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो एनर्जी दी थी वो पर मोल थी। हमने पर मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए उसको डिवाइड किया एवोगाड्रोस नंबर से, टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन hc by लैम्डा से फाइंड किया है और उसके बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके उसको टोटल एनर्जी के परसेंट में कितना कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में ये एक्सप्रेस किया है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आया है। दिस इज क्वेश्चन 6। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Okay, this is the last question for this video. The question is based on applications of photoelectric effect and the question is in terms of intensity and frequency। Okay, ये दो पैरामीटर्स जो होते हैं इंसिडेंट रेडिएशन के, इनके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस विथ इंटेंसिटी x। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी उस लाइट की कहता हूं तो इंटेंसिटी मतलब है ब्राइटनेस। ठीक है, तो
तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कितना है इसका, x है। और वो जब स्ट्राइक करता है रेडिएशन मेटल को, तो y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होते हैं पर सेकेंड, एंड उनकी एवरेज एनर्जी z है। अभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, दैट काइनेटिक एनर्जी गिवन टू यू इज z। So they ask you what happens to y and z if the value of x is doubled. x मतलब क्या है यहाँ पे, x मतलब आपका जो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस है वो x है। So एक चीज याद रखिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ इंटेंसिटी में चेंजेस आते हैं, तो इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस से क्या होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इंटेंसिटी कोरिलेट्स टू व्हाट, नंबर ऑफ radiations, not electrons but radiations that strike the metal. Okay, so intensity से number of radiations that strike the metal vary करते हैं। मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, मतलब ज्यादा रेडिएशंस मेटल पे स्ट्राइक करेंगे, तो ऑब्वियसली ज्यादा रेडिएशंस मेटल पे स्ट्राइक करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले हैं वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सो y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं तो y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो व्हेन दिस विल हैपन, व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज x, सो इफ x is doubled, number of electrons ejected will also double, right? So if x is doubled, y also doubles, ठीक है। y मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, मतलब ज्यादा रेडिएशन स्ट्राइक होगी, ज्यादा रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो अब बचा क्या फिर, फ्रीक्वेंसी का फैक्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे अफेक्ट करता है। सो फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस आप जो स्ट्राइक कर रहे हो, तो एक पर पॉइंट पे, ठीक है, तो आप जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ रेडिएशंस जो स्ट्राइक हो गए वो आपके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका कोरिलेशन है। सो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसीलिए यहाँ पे z जो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी अफेक्टेड, सो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सो hence z is unaffected। सो फाइनल टर्म्स में आंसर क्या लिखोगे फिर आप, यहाँ पे y डबल हो जाएगा और z के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, z will be unaffected। ओके, सो आई होप these type of questions are clear to you। अभी आज के वीडियो में आज का जो अपना टारगेट था उसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक के क्वेश्चंस देखने थे, तो हमने रिलेटिव अबंडेंस का क्वेश्चन देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टर्म्स में क्वेश्चंस देखे। सो आई होप एक थोड़ा सा जो ओरिजिनल या इनिशियल फॉर्म में एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हमारी डिस्कशन में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्स मॉडल के ऊपर फोकस करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम के ऊपर फोकस करेंगे, एंड विल ट्राई टू डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन those topics। Okay, so I hope this is understood। Thanks a lot guys for watching this।